हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। जैसा कि आपको याद है कि हमारा अभी फिजिक्स का सेशन चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग लाइट वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। इसकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको लाइट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझाया था कि जो लाइट होती है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु को देखने में हमारी हेल्प करती है। यानी एक तो लाइट और एक आंखें, दोनों हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट और एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दोनों की प्रेजेंस में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, साथ में हमने ये भी समझ लिया था कि जो लाइट की रे होती है यानी जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, सीधी रेखा में ही चलता है और सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश जब प्रकृति की अलग अलग चीज़ों से गुजरता है तो अलग अलग मीडियम में उसका जो रिएक्ट होता है यानी जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है और जो मीडियम है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो नॉर्मली मीडियम होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, एक पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट और एक थर्ड होते हैं अपारदर्शी यानी ओपेक। ये अलग अलग टाइप के मीडियम, जिनमें ट्रांसपेरेंट मीडियम तो वो होते हैं जिनमें हम आर पार देख सकते हैं, जैसे मान लो ग्लास है, मतलब जैसे कांच है, वायु है, पानी है। ये ऐसे मीडियम है जिनमें आप आर पार देख सकते हो। तो जिनमें हम आर पार देख सकते हैं उन मीडियम में आर पार हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि इनमें प्रकाश की जो किरण होती है यानी रे ऑफ लाइट होती है वो आर पार गुजर सकती है। तो इस तरह के मीडियम कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिनमें हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि इनमें से होकर लाइट आर पार निकल जाती है। सेकेंड हमने बात की थी ट्रांसलूसेंट की। तो ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जो आधे लाइट को ही आर पार गुजारने में सक्षम होते हैं, यानी इनके अंदर से पूरी लाइट आर पार नहीं गुजर सकती, केवल लाइट का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा भाग आर पार गुजर पाता है। इसीलिए हमें वस्तु क्लियर नहीं दिखती बल्कि धुंधली धुंधली दिखाई देती है। ऐसे पदार्थों को पारभासी या ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। थर्ड हमने समझा था ओपेक यानी अपारदर्शी मीडियम। तो ओपेक मीडियम वो होते हैं जिनमें से प्रकाश की जो किरण होती है यानी रे होती है वो आर पार नहीं गुजर पाती और आर पार न जाने की वजह से हमें इनके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ऐसे मीडियम को हम ओपेक मीडियम या अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ये तो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो देखिए, हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था कि जो परावर्तन होता है वो ऐसे मीडियम में होता है जिनमें आपको आर पार नहीं दिखता यानी ओपेक मीडियम में। इनमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाती बल्कि माध्यम की सतह से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। जबकि हमने साथ में अपवर्तन भी समझा था, मैंने आपको कंपैरिजन में परावर्तन और अपवर्तन को एक टेबल के थ्रू भी समझाया था, जहां हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी कि अपवर्तन तो उन मीडियम में होता है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी जिनमें आर पार दिखता है, और जिनमें आर पार नहीं दिखता जो अपारदर्शी होते हैं उनमें प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन होता है। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो अपवर्तन होता है उसमें तो प्रकाश की किरण आर पार चली जाती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, लेकिन परावर्तन में ऐसा नहीं होता। तो आज हम लोग परावर्तन को डिटेल में समझने वाले हैं, परावर्तन के नियम कौन से हैं और परावर्तन से जुड़ी हुई छोटी मोटी डेफिनेशन जो भी है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कर लें यहाँ पर, रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम लोग, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो देखो, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि परावर्तन उन मीडियम में होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते यानी ओपेक होते हैं, जिनमें आर पार दिखाई नहीं देता। तो जब अपारदर्शी माध्यम की सतह पर प्रकाश की किरण टकराती है तो टकराने के बाद वो उसी मीडियम में किसी न किसी निश्चित डायरेक्शन यानी फिक्स डायरेक्शन में चली जाती है और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम से समझेंगे परावर्तन की घटना को। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हम लोग दुनिया में एक दूसरे को भी इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितनी भी वस्तुएं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उनसे टकराने वाला प्रकाश यानी लाइट
परावर्तित होकर ही हमारी आंखों में आती है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों में बनती है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो वस्तुओं को देखने में भी प्रकाश की परावर्तन की जो घटना है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर चीज़ों से होकर प्रकाश गुजर के आर पार निकल जाता तो आपको वो चीज़ नहीं दिखती, बल्कि उसके आर पार वाली चीज़ें दिखाई देती। पर हम आर पार की चीज़ों को वायु में, पानी में, कांच में देख पाते हैं, पर इसके अलावा जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है उनको भी देख पाते हैं। तो उनको इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उन चीज़ों से प्रकाश टकराता है और वापस लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखो डेफिनेशन लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी 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 को ओपेक मीडियम बोलते हैं, आपको याद रखना है ये चीज इंग्लिश में। अपारदर्शी माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में किसी निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी देखो आपने क्या लिखा कि जब प्रकाश की किरण किसी ओपेक मीडियम पर इंसिडेंट होती है यानी आपतित होती है तो माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में लेकिन किसी फिक्स डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सपोज करें सामने ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो ट्यूबलाइट की जो लाइट आएगी वो डायरेक्ट, मान लो जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अब हमारी बॉडी से आकर वो इंसिडेंट होगी, टकराएगी। तो टकराने के बाद वो आर पार तो नहीं निकलेगी, बल्कि इधर से आकर और इधर किसी निश्चित डायरेक्शन में उसी मीडियम से हवा से आई तो वायु में ही वो वापस चली जाएगी, आर पार नहीं निकलेगी। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन में दो बातें स्पेशली जो याद रखनी है। पहली बात तो परावर्तन हमेशा ओपेक मीडियम के अंदर ही होगा, यानी जिन मीडियमों में आप आर पार नहीं देख सकते, जिन माध्यमों को हम अपारदर्शी कहते हैं, उन्हीं में प्रकाश आर पार नहीं जाता, इसीलिए उनमें ही परावर्तन की घटना होती है। तो यहाँ पर एक तो माध्यम का ध्यान रखना है कि माध्यम कैसा होगा? अपारदर्शी ओपेक मीडियम होगा। दूसरी बात, इनमें प्रकाश आर पार नहीं निकलेगा, क्योंकि आर पार नहीं निकलता इसीलिए हम इनको अपारदर्शी कहते हैं। जिनमें आर पार निकल जाता है वो तो वैसी पारदर्शी होती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो आर पार नहीं निकलेगी लेकिन उसी मीडियम में जाएगी, पर किसी फिक्स डायरेक्शन में। अब वो डायरेक्शन को हम लोग आगे जब अभी डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी तो हम डायग्राम से ये भी समझ लेंगे कि वो जिस डायरेक्शन में जाएगी वो डायरेक्शन को हम कैसे एज्यूम करेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी ओपेक मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो उस माध्यम की सतह से वो इंसिडेंट होने के बाद में उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, लेकिन किसी फिक्स डायरेक्शन में लौटती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर हम डायग्राम से समझेंगे प्रकाश के परावर्तन की घटना को। चलिए लिख लें इसको।
चलिए अब चलते हैं आगे, डायग्राम से समझेंगे हम इसको, किस तरह से इंसिडेंट होती है रे और किस तरह से वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है मीडियम से टकराने के बाद, और इनसे जुड़ी हुई जो छोटी मोटी डेफिनेशन है वो भी हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे। देखिए देखिए जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, कोई मिरर भी हो सकता है, या कोई ऐसी सरफेस हम यहाँ पर लेंगे जिसमें प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता क्योंकि वो ओपेक मीडियम है। लाइक दीवार हो सकती है, बोर्ड हो सकता है, वुमेन बॉडी हो सकती है, और इसके साथ ही मिरर हो सकते हैं। जैसे अपने घरों में जो अपने खुद का इमेज देखने के लिए जो मिरर लगे होते हैं वो सभी ओपेक ही होते हैं क्योंकि उनमें हमें आर पार नहीं दिखता बल्कि सामने वाली वस्तु दिखती है, इसलिए ये सारी चीजें ओपेक में आती है और इनमें से जो लाइट है वो भी आर पार नहीं गुजर सकती। तो सपोज करिए कोई मीडियम है, सॉरी अब कोई सरफेस है, तो ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक क्योंकि इसमें परावर्तन होगा, परावर्तक पृष्ठ, यानी आप इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन सरफेस। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, इसमें इस सरफेस के एक 90 डिग्री पर आपने एक लाइन ड्रॉ करी माना, इसे बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब, अभिलंब नॉर्मल, ये हो जाएगी रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्शन सरफेस, यानी वो सरफेस जिस पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और ये हमने एक इमेजनरी लाइन खींची है माना की, अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर कोई लाइन ड्रॉ करी जाए तो उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब यानी नॉर्मल बोलते हैं। अब आप ये मान लो कि कोई लाइट का सोर्स लगा हुआ इधर, कुछ भी सोर्स मान सकते हैं, इससे ये कोई किरण प्रकाश की इधर आई, रे ऑफ लाइट, ये प्रकाश की किरण आई, ये इससे टकराई, तो टकराने के बाद ये इस तरह से लौट जाएगी, ये प्रकाश की किरण आई और ये इस तरह से लौट जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये कुछ चीजें जिनके नाम अपन याद रखेंगे, मैं डेफिनेशन भी बता दूंगी आपकी, आपको इनकी ये सब क्या होते हैं। तो देखो किसी भी सोर्स से ये लाइट की रे आई, मतलब प्रकाश की किरण आई, इससे टकराने के बाद ये लौट गई, तो ये जो किरण आ रही है किसी भी सोर्स से, इसे तो कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है इसे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यानी किसी भी लाइट के सोर्स से, ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, तो किसी भी लाइट के सोर्स से आने वाली जो रे होती है लाइट की, उस रे को, उस किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, क्योंकि ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। और ये जो टकरा के लौटने वाली किरण है ये रिफ्लेक्टेड हो रही है, परावर्तित हो रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद ये 90 डिग्री पर जो बनाया वो तो नॉर्मल होता ही है। अब देखो यहाँ पर ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बनता है इसे डिनोट करते हैं आई से, और इधर वाले को एंगल को डिनोट करते हैं आर से। तो हम देखें यहाँ पर एंगल आई क्या होता है, आई होता है आपतन कोण, आई क्या होता है, आपतन कोण। आई आपतन कोण क्यों हो रहा है, क्योंकि आपतित किरण से बन रहा है, इंसिडेंट एंगल रे से बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कह सकते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर जो है, आर की बात करें तो देखो आर परावर्तित किरण के द्वारा बन रहा है, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके द्वारा बन रहा है नॉर्मल के साथ, तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसे, सॉरी परावर्तन कोण, एक मिनट सही करेंगे इसे, परावर्तन कोण, ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण।
इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट को लिख देते हैं ओ। यानी आप ये देखें यहाँ पर कि इस तरह से ये कोई सरफेस है, सरफेस ऐसा है जो एक अपारदर्शी यानी ओपेक मीडियम का है, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती। अब ये जो इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण, जब किसी सोर्स से लाइट की किरण आती है तो उस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण जब किसी सोर्स से आती है तो सरफेस से टकराकर आर पार नहीं जाती, बल्कि किसी फिक्स डायरेक्शन में वो वापस लौट जाती है, और लौटने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करी हमने, इमेजनरी लाइन है ये, तो इमेजनरी लाइन ड्रॉ करी से बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसके अलावा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरण आती है और परावर्तित होती है उस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आप ये डायग्राम बना लें, उसके बाद ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं उनकी सबकी डेफिनेशन लिखेंगे। आप इसे बना लें एक बार। चलिए चलते हैं आगे। अब हम ये जितने भी पॉइंट्स नोट डाउन किए हमने अभी बोर्ड पर लिखे हैं, इन सब की हम डेफिनेशन लिखेंगे कि कौन सा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हटा देती हूँ मैं, अभी छोटा सा साइड में बना लेंगे समझने के हिसाब से। आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से बना लें, साथ में नोट्स बनाते हुए चले, ताकि जब भी आप इसको बाद में रिवाइज करें तो आपको याद रहे। चलो मैं इसका डायग्राम साइड में छोटा सा बना देती हूँ। ये इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं अपन, क्योंकि डेफिनेशन लिखेंगे साइड में, तो इसलिए मैंने इसको रफ कर दिया है। ये ठीक है, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है छोटा समझाने के लिए आपको। अभी जब हम सबकी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन के साथ ही मैं इसमें सब जगह सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दूंगी एक बार। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉरी दो बार हो गया। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी लाइट के सोर्स से आने वाली ये जो रे है इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी देखो किसी भी प्रकाश स्रोत यानी लाइट के स्रोत से आने वाली, लाइट के सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरण जो किसी सरफेस पर आके टकराती है और परावर्तित होती है, उसी किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी किसी भी सोर्स से निकलने वाली जो किरणें, जैसे मान लो सनलाइट है तो सन की जो रेज होती है, ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट की जो रेज होती है, मोमबत्ती है तो मोमबत्ती की जो रेज होती है, यानी किसी भी लाइट के सोर्स की जो रे होती है, किरणें होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? आपतित किरण, क्योंकि वो किसी न किसी सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से यानी लाइट सोर्स से, प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स से निकलने वाली किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो किसी सतह पर आपतित होती हैं, आपतित होने का मतलब टकराती है, जो किसी सतह पर आपतित होती है उन्हें
आपतित किरण कहते हैं, उन्हें आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी सोर्स से लाइट आती है, चाहे वो कोई सा भी सोर्स हुआ, लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, मोमबत्ती हो सकती है, कहीं पर अगर अपन आग जली हुई है तो आग जो जलती है उससे भी प्रकाश की किरणें निकलती है, सनलाइट है तो सन से निकलने वाली रेज होती है। तो ये सभी जब किसी सोर्स से टकराती है तो आने वाली किरणों को ही क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जो भी रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकल कर आती है, आने के बाद जब वो किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाती है तो उस लौटने वाली किरण को, यानी जो किरण परावर्तित हो रही है, जिस किरण का परावर्तन हो रहा है, उसी प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। यहां पर देखो, ये जो इधर बनी हुई है, इधर वाली, ये हमारी परावर्तित किरण, क्योंकि इस किरण का ही क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर आने वाली किरण आपतित किरण है, और टकराकर जो लौट रही है, क्योंकि तो आने वाली आई है, अब टकरा गई, अब वो लौटी है तो किरण वही, लेकिन अब उसका रिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। यानी जब कोई भी प्रकाश की किरण सोर्स से आकर टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, तो परावर्तित होने वाली किरण को ही क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो यहाँ लिख लेंगे, परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ कौन सा, ये वाला, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर, परावर्तित होकर, या भी कह दो कि टकराकर, परावर्तित होकर या यूं कह दो कि टकराकर होकर लौटने वाली, टकराकर लौटने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यानी जो प्रकाश की किरण सरफेस से टकराकर लौटती है, उस लौटने वाली किरण को ही हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। चलिए आप लिख लें इसको, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट परावर्तक पृष्ठ। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये वो पृष्ठ होता है या वो सतह होती है जिसपे से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे अभी देखिए आप, ये प्रकाश की किरण आई और आने के बाद इस सरफेस से टकराकर इसका परावर्तन हो गया, यानी वापस लौट गई। तो कोई भी सतह, जिस सतह से होकर प्रकाश परावर्तित होता है, उसी सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण आपतन के पश्चात, आपतन के बाद टकराने के बाद, आपतन के पश्चात जिस सतह से
जिस सतह या पृष्ठ भी कह सकते हैं हम इसको, जिस सतह या पृष्ठ से होकर परावर्तित होती है, जिस सतह से होकर परावर्तित होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, आपका मिरर होता है, हमारी खुद की जो ह्यूमन बॉडी होती है, टेबल है, चेयर है, ऐसी चीजें जिनमें से लाइट आर पार नहीं निकल रही, तो उस चेयर का वो जो पर्टिकुलर सरफेस होता है, जिस सरफेस से होकर लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्टेड हो रही है, उसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो ये जो हमने ये वाला बनाया था, ये इसे क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल था यानी अभिलंब, अभिलंब यानी नॉर्मल। देखो जो नॉर्मल होता है, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जब हम मैथ में क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार लंब डालते हैं, यानी 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही ये जो परावर्तक पृष्ठ है उसके 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ताकि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक पार्टीशन का काम करे, इसीलिए इसको ड्रॉ किया जाता है। ये रियल में नहीं होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, और इसको केवल और केवल इसलिए ड्रॉ किया जाता है ताकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को पता लगाया जा सके कि प्रकाश की जो किरण है वो कितने कोण पर आ रही है और कितने कोण पर वापस टकराने के बाद जा रही है। तो इसको पता लगाने के लिए इसे एक इमेजिनरी लाइन माना जाता है, यानी माना कि ये लाइन है, क्योंकि ये रियल में नहीं होती पर इसको माना जाता है ताकि हम यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्ञात कर सके, पता लगा सके। तो इसे केवल परावर्तक पृष्ठ के दोनों तरफ बनने वाले जो आई और आर यानी परावर्तन कोण और अपवर्तन आपतन कोण होता है, उनका मान ज्ञात करने के लिए ड्रॉ किया जाता है एक इमेजिनरी लाइन की फॉर्म में। तो ये वो काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम परावर्तक पृष्ठ के लंबवत यानी 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो टॉपिक डालेंगे हम अब नेक्स्ट, अभिलंब, नॉर्मल, तो देखिए परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, याद रखना लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। लंबवत का आप कहीं भी पढ़े, मैथ्स में पढ़े, कहीं भी पढ़े, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर जिसे कहा जाता है। तो देखिए आप, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई वह काल्पनिक रेखा यानी इमेजिनरी लाइन होती है, वह काल्पनिक रेखा जो आपतित किरण व परावर्तित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब डिवाइड करती है, बराबर भागों में बांटती है, उसे अभिलंब कहते हैं, उसे अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, यानी देखो अभिलंब कौन सी लाइन है, जो परावर्तक पृष्ठ के 90 डिग्री पर हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन के रूप में खींची है, और ये ऐसी किरण है जो आप ही देखो हमने जो लाइन लिखी, आपतित किरण
और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। आप देखो, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये इन दोनों के बीच का कोण, तो देखो ये इसको बराबर के दो भागों में बांटती है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, सॉरी वो अभिलंब। चलिए इसे नोट करें, उसके बाद चलते हैं आप अब नेक्स्ट आगे। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो देखो जैसा कि हमने अभी बताया कि आपतन कोण तो आपतित किरण बनाती है अभिलंब के साथ, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण बनाती है अभिलंब के साथ। तो देखो आप डायग्राम में अगर आप समझे, तो आप डायग्राम में देखो यहाँ पर ये जो आई है ये तो आपतन कोण है, और ये जो आर है ये परावर्तन कोण है। तो अपन पहले लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो आप डायग्राम को अच्छे से, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये तो बीच में अपन ने 90 डिग्री पर अभिलंब ड्रॉ कर रखा है, और ये कोई भी सोर्स से लाइट आ रही है, तो आने वाली किरण यानी इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल बनाया, इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को ही क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्योंकि आपतित किरण बना रही इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम आपतन कोण बोलते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को या बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो लिख लें आपतन कोण को, आपतन कोण को आई, या ऐसे लिख लो कोण आई से, कैसे भी लिख सकते हैं, आई या एंगल आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण के द्वारा जो नॉर्मल यानी अभिलंब के साथ कोण बनाया जाता है उसी कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चले परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो परावर्तन कोण कौन सा होगा, जो परावर्तित किरण बनाएगी अभिलंब के साथ। यहाँ पे देखो ये बीच में तो अभिलंब यानी नॉर्मल है, और ये परावर्तित किरण, तो इन दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है आर, ये जो कोण आर बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, क्योंकि ये परावर्तित किरण बना रही है अभिलंब के साथ। तो यहां लिख लेंगे परावर्तित किरण द्वारा, परावर्तित किरण द्वारा, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर
से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ पर देखें आपतन कोण, तो कौन सा कोण है जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बना रही है, और परावर्तित कोण परावर्तन कोण कौन सा है जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बना रही है। आप देखो यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है उन दोनों के बीच के एंगल को बिल्कुल बराबर के दो भागों में बांटा है, जो आपने नॉर्मल खींचा है उसने। यानी नॉर्मल को आपतित किरण और परावर्तित किरण के बिल्कुल सेंटर में बनाया जाता है, जो कि सरफेस के एकदम 90 डिग्री यानी लंबवत होती है। और ये जो अभिलंब खींचा जाता है ये इन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल होता है उसे दो बराबर भागों में बांटता है। यानी हमें यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, क्योंकि अभिलंब इन दोनों के टोटल कोण को दो भागों में बांट रहा है, और उन्हीं में से आपतित किरण वाले कोण को आपने आपतन कोण कहा है और परावर्तित किरण वाले कोण को परावर्तन कोण कहा है। तो ये दोनों क्योंकि बराबर भागों में बांटे अभिलंब ने, इसलिए इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही बराबर होती है। चलिए आप इसको नोट करें, फिर हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। यानी देखो जब भी लाइट की रे किसी मीडियम से होकर गुजरती है तो सरफेस कैसा भी हो, फ्लैट हो चाहे वो खुरदरा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो परावर्तन के दो नियमों का हमेशा पालन करती है। तो प्रकाश की किरण जो जिन दो नियमों का पालन करती है उन्हीं दो नियमों को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। टॉपिक डालेंगे पहले हम परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले जो डायग्राम हमने बनाया था उसको हम एक बार और से दोबारा समझते हैं। देखो अपन ने ये समझा था कि ये सरफेस है, ये इसके 90 डिग्री पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, ये कोई रेल ऑफ लाइट आई और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो इसे चली गई, तो ये नॉर्मल जो है इन दोनों के एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये पॉइंट है आपका O। तो आप देखो अपन ने वैसे तो सारी चीज समझ ही ली कि आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण, बीच में 90 डिग्री पर खींची गई लाइन को अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं, और नॉर्मल आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जो कोण परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण के द्वारा बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर हमें समझनी है, और वही चीजें जो हमारे परावर्तन के नियमों में शामिल है। पहली बात तो अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पर मैंने भी आपको बताया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को अभिलंब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई का मान यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि टोटल एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है अभिलंब, और बराबर के भागों को ही आई और आर बोला है आपने। आपतित किरण वाले को आपतन कोण आई कह दिया और परावर्तित किरण वाले को परावर्तन कोण कह दिया। इसका मतलब इन दोनों का मान हमेशा बराबर ही होता है। तो परावर्तन का पहला नियम यही होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर ही होगा, चाहे मीडियम कैसा भी हो। वो एकदम वो फ्लैट हो सकता है, खुरदरा हो सकता है, चिकना हो सकता है, कैसा भी हो, मीडियम चाहे जैसा भी रहा हो, सरफेस चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर। आई का मान हमेशा आर के बराबर ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही परावर्तन का पहला नियम भी है। चलिए उसके बाद दूसरी हम बात करें। देखो आप ये देख रहे हैं कि आने वाली आपतित किरण इस O वाले पॉइंट पर मिल रही है, और ये परावर्तित किरण भी इसी O से निकल रही है, और ये अभिलंब भी O से निकल रहा है। तो यहाँ पर परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही सतह पे स्थित होते हैं। आप देखो ये ओ वाले पॉइंट, ये ओ वाले पॉइंट पर मिल रही है आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण भी ओ से निकल रही है और अभिलंब भी ओ से ही निकल रहा है, तो ये तीनों ही ओ से ही निकल रहे हैं, तो ये तीनों हमेशा एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हो गए हमारे परावर्तन के दोनों नियम। तो देखो पहला नियम नोट करेंगे आप, याद रखना परावर्तन के केवल दो ही नियम हैं, तो दोनों नियम लिखेंगे हम लोग। पहला तो क्या होगा, वही जो आपने अभी समझा कि आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो हम यहां लिख देंगे आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई का मान सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I इज ऑलवेज इक्वल टू R, बराबर होता है, अर्थात एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये तो है परावर्तन का पहला नियम। दूसरे नियम की हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों ही ओ पॉइंट से होकर पास हो रहे, गुजर रहे हैं। इसीलिए परावर्तन का दूसरा नियम यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल यानी एक ही सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, स्थित होते हैं। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर सेकेंड नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों सदैव, तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी हमने यहाँ पर जो दो नियम लिखे, इसमें एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, सरफेस कैसा भी हो, आई रिपीट सरफेस कैसा भी हो, मतलब इससे कोई मतलब नहीं होता कि सरफेस एकदम फ्लैट है, खुरदरा है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जो सड़क होती है, रोड होता है, तो वो एक बराबर नहीं होता है, वो खुरदरा होता है। लेकिन आपके घर में जो मिरर लगा होता है वो एकदम फ्लैट होता है। तो जो सरफेस होता है मीडियम का, वो तो कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई और आर हमेशा बराबर ही होंगे। तो पहला रूल तो हमें यही याद रखना है कि परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात, ये तीनों ही यानी आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और अभिलंब भी तीनों हमेशा एक ही पॉइंट ओ से होकर ही गुजरते हैं, उसी से होकर पास होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर परावर्तन का दूसरा नियम यही बता सकते हैं, याद रखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हो गए आपके परावर्तन के नियम, आप इसे नोट करें। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाली क्लास में आज दिन तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें हम लोग परावर्तन के प्रकार भी पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ में हम लोग अलग अलग टाइप के जो मिरर वगैरह होते हैं जिनमें इमेज बनती है, तो इमेज उसके बारे में, मिरर के बारे में, इमेज जो बनती है तो इमेज क्या होती है। जैसे मान लो आपने अपने आप को मिरर में देखा, तो मिरर में आपको आपकी इमेज दिखाई देती है, तो अलग अलग मिरर में इमेज बनने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर वो भी सीखेंगे कि मिरर क्या होते हैं,
किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें इमेज कैसे कैसे बन सकती है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपने आज जितना पढ़ा है उसकी पूरी प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारी जगह पे तो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। बाकी हम लोग तो टॉपिक खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे इसे, तो इनसे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस को भी आप सोल्व करें। बाकी छोटे मोटे डेफिनेशन जिन्हें याद करें, प्रैक्टिस करते रहें और फिजिक्स की कोई भी क्लास मिस नहीं करें, क्योंकि देखो जो फिजिक्स है वो आपको पता ही होगा कि नॉर्मल केमिस्ट्री और बायो के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ भी पड़ता है और प्रैक्टिस मांगता है। तो जितना ज़्यादा हो सके क्लासेस को आप कोशिश करें कि मिस ना करें और प्रैक्टिस करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है, प्रैक्टिस करें और क्लासेस को शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या देखो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही आपको पढ़ाएंगे इसे, तो उनको साइंस में बेनिफिट हो सके, वो अपने छोटे मोटे इश्यूज़ को हमारे सामने रख सके, उनको भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर करें और क्लासेस को अटेंड कर अपने जो बेसिक है उनको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, जुड़े रहे एक्सपर्ट 2.0 क्लासेस से, और हमारी जो बाकी की क्लासेज उन्हें भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस डाल रहे हैं। हम लोग वीक में 1 या 2 क्लास हम लोग उनकी भी डाल रहे हैं। तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी को भी अगर जानना चाहते हैं, आपके सिलेबस में वो है, तो आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। 5-5, 10-10 क्वेश्चन हम लोग वीक में 1-1, 2-2 क्लासेस में डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से उनको भी अटेंड करें और समझें, ताकि आपके जो एग्जाम का पैटर्न है उसको आप 100% फॉलो कर सकें और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।